आज की कहानी में एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जो अफ्रीका की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती से निकलकर अपने फुटबॉल के सपने को सच करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक छोटे से गांव मकोनो की झुग्गी बस्ती से, जहां बांदियान नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। बांदियान बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तो सारा नाम के एक जादूगर ने उसके पिता को कहा था कि ये बच्चा भगवान का चुना हुआ है। उसके पिता ने इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और उन्होंने सारा को एक पागल बूढ़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सारा को पूरा यकीन था कि बांदियान एक दिन महान फुटबॉलर बनेगा। यह सुनाते हुए दृश्य बदलता है और हम गांव के लोगों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देखते हैं, जिनमें बांदियान के पिता और भाई भी शामिल है। पास में एक रेडियो पर फुटबॉल मैच की लाइव कमेंट्री चल रही है। बांदियान हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। तभी उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और वो भेड़ों को एक जगह हाँकने में मदद करता है जहाँ गाँव का एक खास समारोह होने वाला था। जल्दी से काम निपटाकर वो वापस आता है और रेडियो पर अफ्रीका की जीत का आखिरी गोल सुनता है। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए जश्न मनाने लगते हैं। अगली सुबह बांदियान जल्दी उठकर अपने भाई कानामारी को जगाता है। फिर वो अपनी बीमार माँ के पास जाता है। माँ उसे आश्वस्त करती है और स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। घर से निकलने के बाद दोनों भाई झाड़ियों में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। बांदियान की योजना थी कि इन लकड़ियों को बेचकर एक नया फुटबॉल खरीदा जाए। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद दोनों उसे एक गाड़ी में लेकर पास के बाजार में जाते हैं। बेचने के बाद गाड़ी का किराया चुकाकर उनके पास 400 गिनी फ्रैंक बचते हैं। पैसे लेकर दोनों स्कूल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं टीचर पढ़ाना शुरू कर चुका होता है। स्कूल खत्म होने के बाद बांदियान और उसके दोस्त सारा के पास जाते हैं ताकि उसके लिए एक तावीज लाया जा सके। वहां जाने से पहले वो लोग लोहार के घर से एक मुर्गी चुरा लेते हैं ताकि तावीज के बदले भुगतान किया जा सके। सारा के पास पहुंचने पर सारा बांदियान की मालिश करता है और रहस्यमयी मंत्र पढ़ता है। इस दौरान रेडियो कनानकान नाम का एक लड़का मजेदार कमेंट्री करता रहता है जब तक सारा उसे चुप नहीं करा देता। अनुष्ठान पूरा होने के बाद सारा बांदियान को एक तावीज देता है और उसे अपना भाग्यशाली तावीज बताता है। वो कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखो, ये हर मैच में गोल करने में मदद करेगा। इसके बाद बांदियान घर लौटता है। रास्ते में वो बताता है कि अफ्रीका में बहुत से मर्दों की कई बीवियां होती है, लेकिन उसके पिता के पास सिर्फ 2 है क्योंकि वो गरीब है। उसकी असली माँ जो अब नहीं रही, उसके पिता की पहली बीवी थी। दूसरी बीवी कोनी है जो कानामारी की माँ है और बहुत कठोर स्वभाव की औरत है। जब दोनों भाई घर पहुँचते हैं तो कोनी आकर पैसे मांगती है। कानामारी चुपके से पैसे बांदियान को दे देता है और माँ से कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। बांदियान चुपचाप पैसे गिनता है और अपनी माँ को खाना खिलाता है। अगली सुबह बांदियान गांव की डॉक्टर मिसेस एस्प्रिन से मिलने जाता है, जो बहुत दयालु और देखभाल करने वाली महिला हैं। वो उसे एक खंबे के पास खड़े देखती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। बांदियान बताता है कि उसकी माँ अभी भी खांसी से परेशान है और डॉक्टर के पास जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता सिर्फ सारा पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि वो कोई रास्ता निकालेंगी। बांदियान कहता है कि उसने फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे जमा किए हैं और वो उन पैसों का इस्तेमाल माँ के इलाज के लिए करना चाहता है। डॉक्टर प्यार से बताती हैं कि इलाज मुफ्त है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है। जाने से पहले बांदियान डॉक्टर को अपने पैसे देता है और उनसे गुजारिश करता है कि वो इन्हें सुरक्षित रखे क्योंकि उसकी सौतेली माँ पैसे छीन लेगी। डॉक्टर एस्प्रिन पैसे लेकर वादा करती हैं कि जब तक उसे जरूरत न हो वो उन्हें संभाल कर रखेगी। इसी बीच सारा बांदियान के पिता मूसा से मिलता है। मूसा परेशान था क्योंकि बारिश न होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। सारा उसे आश्वस्त करता है कि जैसे ही उसका बेटा फुटबॉल स्टार बनेगा सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मूसा कहता है कि बच्चों के सपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सारा जोर देकर कहता है कि वक्त बदल रहा है और फुटबॉल का पैसा उनकी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन बांदियान और उसके दोस्त एक पेड़ पर चढ़कर एक फुटबॉल मैगजीन देखते हैं। वो अलग अलग फुटबॉल की तस्वीरें देखकर तय करते हैं वो स्थानीय बाजार जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ प्लास्टिक के फुटबॉल मिलते हैं। फिर एक साइकिल मैकेनिक बताता है कि असली फुटबॉल कनान से मंगवाया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत 80,000 गिनी फ्रैंक होगी। इतनी बड़ी कीमत सुनकर बच्चे मायूस हो जाते हैं और बांदियान ये सोचकर घर लौटता है कि शायद वो कभी फुटबॉल नहीं खरीद पाएगा। अगले दिन स्कूल से घर लौटते हुए डॉक्टर एस्प्रिन अपनी गाड़ी में उसके पास रुकती है। वो कहती है कि ये इस्तेमाल हुआ है लेकिन खेलने के लिए एकदम ठीक है। बांदियान बहुत खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करता है। भाई और दोस्तों की मदद से वो उस फुटबॉल को सुनहरे रंग से रंग देता है। थोड़ी देर में सभी बच्चे बाहर आकर खुशी से खेलने लगते हैं। इसी दौरान एक हादसा होता है। खेलते खेलते गेंद लोहार की तरफ उड़ जाती है और उसके चेहरे पर लगती है। गेंद लुढ़कते हुए पास की एक मोमबत्ती से जा टकराती है, जिससे लोहार की झोपड़ी में आग लग जाती है। पास से गुजरती हुई कोनी बांदियान पर झपट पड़ती है और आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर फुटबॉल मारा। वो धमकी देती है कि मूसा को बताएगी और वो फुटबॉल के टुकड़े कर देगा। बांदियान दरवाजा लात मारकर खोलता है, फुटबॉल लेकर भाग जाता है। बाहर बांदियान की माँ आकर कोनी को डांटती है। दोनों के बीच
बीच जमकर बहस होती है। इसी वक्त मूसा कुछ ग्रामीणों के साथ आता है और कोनी के बुरे बर्ताव पर उसे घर से बाहर निकाल देता है। सब बांदियान को ढूंढने लगते हैं। यह देखकर कानामारी चुपके से बांदियान के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि सब उसे ढूंढ रहे हैं और अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो घर न जाए। बांदियान पूरा दिन एक पेड़ पर छुपकर बिताता है। रात होने पर वो अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर एस्प्रिन से मिलता है, उनसे अपने पैसे मांगता है और कहता है कि वो पिता के लिए कोई तोहफा खरीदना चाहता है। जाने से पहले वो उनसे गुजारिश करता है कि अपनी माँ का ख्याल रखें। इसके बाद बांदियान एक ट्रैक्टर पर सवार होकर गाँव से निकल जाता है। रास्ते में ट्रैक्टर वाला उससे छोटे मोटे काम करवाता है। कुछ दूर चलने के बाद ट्रैक्टर खराब हो जाता है और ड्राइवर पुर्जे लाने के लिए शहर चला जाता है। बांदियान वहाँ गाड़ी की निगरानी करते हुए रुका रहता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और ड्राइवर वापस नहीं आता। जानवरों की आवाजों से डरकर बांदियान ट्रैक्टर के अंदर छुपकर सो जाता है। अगली सुबह एक गुजरते हुए ट्रक की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो जल्दी से नीचे उतरकर ट्रक को रोकता है और लिफ्ट मांगता है। ड्राइवर मान जाता है। कुछ देर बाद ट्रक एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रुकता है। ड्राइवर उसे बताता है कि ये किसाडो उनकी आखिरी मंजिल है। फुटबॉल लेकर बाजार में चलते हुए बांदियान को एक रेफरी की वर्दी पहना आदमी मिलता है जो उसकी गेंद मांगता है क्योंकि उनके मैच की गेंद खराब हो गई है। पहले बांदियान मना करता है, लेकिन जब वो आदमी जोर देता है तो बांदियान एक शर्त पर राजी होता है कि उसे भी खेलने दिया जाए। रेफरी उसे मैदान में ले जाता है और एक खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाकर बांदियान को मैदान में उतार देता है। बांदियान शानदार खेल दिखाता है और एक के बाद एक गोल करता है। उसे पता भी नहीं था कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। तभी पिछली रात वाला ट्रैक्टर ड्राइवर वहां आ जाता है और बांदियान को ढूंढने लगता है। बांदियान घबराकर भागता है और तभी उसे डॉक्टर एस्प्रिन की गाड़ी दिखती है। वो अंदर घुसकर जल्दी से गाड़ी चलाने को कहता है। डॉक्टर एस्प्रिन हैरान होकर पूछती है कि वो कहाँ था क्योंकि मकोनो में 2 दिनों से सब उसे ढूंढ रहे हैं। बांदियान बचने के लिए उनसे पास के शहर काकरी ले जाने की गुजारिश करता है। वो कहता है कि वहाँ उसकी बहन है। डॉक्टर एस्प्रिन झिझकते हुए राजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बांदियान गाड़ी में सो जाता है। मंजिल पर पहुँचने पर डॉक्टर उसे जगाती है और वो उनसे रविवार को मिलने का वादा करके उतर जाता है। बांदियान अपनी बहन फाटा के पास पहुंचता है। फाटा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या कुछ बुरा हुआ है। बांदियान की कहानी सुनकर फाटा कहती है कि उसे घर वापस जाना चाहिए। बांदियान कहता है कि वो रविवार को डॉक्टर एस्प्रिन के साथ वापस जाएगा और बस कुछ दिन रहना चाहता है। फाटा मना करती है क्योंकि ये उसका घर नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कि बांदियान बांगोरा के शिष्य के यहाँ रह सकता है। इसके बाद बांदियान बांगोरा नाम के एक बूढ़े के साथ उसकी गाड़ी में जाता है। बांगोरा उससे काम करने के बारे में पूछता है और बांदियान हाँ कर देता है। बांगोरा पेट्रोल के पैसे मांगता है और वादा करता है कि पहली तनख्वाह से लौटा देगा। बांदियान झिझकते हुए पैसे दे देता है। अगली सुबह फोद नाम का एक लड़का बांदियान को जल्दी उठाता है। समुद्र के किनारे पहुंचकर बांदियान को पता चलता है कि यहाँ गाय के सींग इकट्ठे करने का काम होता है। बांगोरा उन सींगों से दीपक और दूसरी चीजें बनाकर सैलानियों को बेचता था। अगले कुछ दिनों में फोद और दूसरे लड़के बांदियान को तंग करने लगते हैं। वो उसे धक्का देते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन जबरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं और उसकी गेंद पास के एक घर में फेंक देते हैं। बांदियान गेंद वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन घर का मालिक देने से मना कर देता है। दीवार पर चढ़ने की कोशिश में उसका हाथ टूटे कांच से कट जाता है। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ बुब्बा नाम का एक बौना शख्स उसका साथ देता है जो बांगोरा के यहाँ काम करता था। टूटे दिल के साथ बांदियान उस होटल में जाता है जहाँ डॉक्टर एस्प्रिन को आखिरी बार देखा था, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। निराश होकर बाहर आता है। बुब्बा वापस लौटने की सलाह देता है लेकिन बांदियान मना कर देता है। बुब्बा उसे न्यू साइट नाम की एक जगह ले जाता है जो खोए हुए बच्चों का आश्रय था। अगली सुबह वो दोनों एक अमीर औरत को देखते हैं जिसे कई बच्चे घेरे हुए थे। बुब्बा आगे आता है, उन बच्चों को हटाता है और उसका सामान उठाने की पेशकश करता है। जैसे ही औरत दूसरी तरफ देखती है, दोनों सामान लेकर भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा था। एक सुरक्षा कर्मी बच्चों को अंदर जाने से रोक रहा था। वो उसे चुराया हुआ सामान देकर उसे मना लेते हैं। स्टेडियम के पास एक ऊंचे टावर पर चढ़कर दोनों मैच देखते हैं। मैच के दौरान एक खिलाड़ी का शॉट ऊंचाई पर जाकर स्टेडियम की छत पर गिरता है। बांदियान बिना सोचे टावर से कूद जाता है, छत पर उतरता है और गेंद के साथ खेलने लगता है। नीचे से लोग चिल्लाते हैं कि गेंद वापस करो, लेकिन बांदियान खेलता रहता है। इसी बीच सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं और बांदियान और बुब्बा समेत टावर से देख रहे कई बच्चों को पकड़ लेते हैं। हवालात में बांदियान शोर मचाता रहता है कि उसे छोड़ा जाए। बुजुर्ग कैदी उसे चुप रहने को कहते हैं तो वो बुब्बा के पास बैठ जाता है। बुब्बा उसे तसल्ली देता है कि सुबह तक छूट जाएंगे। अगली सुबह
सुबह डॉक्टर एस्प्रिन होटल में पूछताछ करती है कि अगर बांदियान आए तो उसे रोक कर रखे। इसी बीच थाने में बुचर नाम का एक आदमी आता है और खुद को बांदियान का बॉस बताकर उसे और बुब्बा को जमानत पर छुड़ा लेता है। बाहर आने पर बुचर उन्हें बताता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए बांदियान की मुलाकात छूट गई। वो दोनों को अपनी नई मर्सिडीज में बैठाकर अपने काम की जगह जो एक मछली की दुकान थी वहाँ ले जाता है। वहाँ वो बांदियान को उसकी फुटबॉल खेलते हुए एक वीडियो दिखाता है और पूछता है कि ये खेल तुमने कहाँ से सीखा। बुब्बा बताता है कि बांदियान मकोनो गांव का है और उसने खुद ही खेलना सीखा है। इसी बीच डॉक्टर एस्प्रिन बांदियान को ढूंढते हुए फाटा के पास जाती है। दोनों को पता न होने पर वो उस मछली की दुकान पर पहुंचती है। बांदियान वहाँ डॉक्टर एस्प्रिन को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वो घर नहीं जाना चाहता है। डॉक्टर एस्प्रिन उसे याद दिलाती है कि उसने वापस जाने का वादा किया था। बुब्बा बीच में आकर बांदियान का साथ देता है और कहता है कि काकरी में एक बेहतरीन फुटबॉल टीम है और ऐसा मौका उसे गांव में कभी नहीं मिलेगा। तभी बुचर जो पास में खड़ा सुन रहा था आगे आता है और बांदियान की तारीफ करते हुए कहता है कि ये हिम्मती और दृढ़ निश्चयी बच्चा है। वो कहता है कि वो बांदियान को अपने दोस्त करीम से मिलवा सकता है जो एक फुटबॉल कोच हैं। यह सुनकर बांदियान खुशी से बुब्बा की तरफ दौड़ता है। बांदियान के जाने के बाद डॉक्टर एस्प्रिन बुचर से कहती है कि वो बांदियान को वापस ले जाएंगी और वो फुटबॉल स्कूल नहीं जाएगा। फांटा बीच में बोलती है कि ये सुनहरा मौका है जो अफ्रीका में शायद ही किसी को मिलता है, इसलिए वो भाई को घर नहीं भेज सकती। डॉक्टर एस्प्रिन ये मानते हुए वहाँ से चली जाती है कि उन्हें नहीं पता था कि एक फुटबॉल देने से ये सब होगा। बांदियान डॉक्टर एस्प्रिन के पास जाता है और उन्हें फुटबॉल वापस करने की कोशिश करता है। वो मना कर देती है और कहती है कि वो दिया हुआ उपहार वापस नहीं लेती। बांदियान उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने उसकी माँ का ख्याल रखने का वादा किया था और वो उसे आश्वस्त करती है। कुछ दिन बाद बांदियान करीम के पास ट्रायल देने जाता है। पहले जूतों की वजह से उसे परेशानी होती है, इसलिए वो जूते उतार कर खेलता है और पेनल्टी किक में गोल करने में कामयाब होता है। शानदार प्रदर्शन की वजह से बांदियान का चयन हो जाता है और वो फुटबॉल स्कूल में शामिल हो जाता है। स्कूल में बांदियान हर मौके पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन स्टार खिलाड़ी टे और उसके साथी उसे तंग करने लगते हैं। वो उसे खाने नहीं देते और प्रैक्टिस या मैच में उसे पास नहीं करते। ये बर्ताव देखकर करीम बीच में आता है और टीम को साफ कहता है कि अगर वो स्कूल में रहना चाहते हैं तो बांदियान को अपना साथी मानना होगा। एक दिन बुब्बा उससे मिलने आता है और पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। बांदियान साथियों के बर्ताव के बारे में बताता है। बुब्बा उसे हिम्मत देता है और कहता है कि सब ठीक होगा क्योंकि उसके साथी बस उससे जलते हैं। 6 महीने बाद ए को छोड़कर बाकी सभी बांदियान के साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। एक दिन एक दौड़ सत्र के बाद ए करीम से कहता है कि वो यूरोपीय क्लबों को अपने खिलाड़ी बेच सकते हैं। करीम मना कर देता है और कहता है कि वो अपने छात्रों को अफ्रीका के लिए खेलने के लिए ट्रेन कर रहा है। बाद में टे बांदियान को चुनौती देता है कि गेंद को सबसे लंबे समय तक कौन हवा में रख सकता है। लंबी कोशिश के बाद बांदियान जीत जाता है और खुशी से जश्न मनाने लगता है। तभी करीम आता है और उसे डांटता है और सजा के तौर पर 1 साल के लिए बेंच पर बिठाने की घोषणा कर देता है, यानी आगे आने वाले कोस्टर्स के खिलाफ मैच में वो नहीं खेलेगा। इसके बाद बांदियान बुब्बा से मिलता है और कहता है कि वो गांव वापस जाना चाहता है। बुब्बा उसे हार न मानने की सलाह देता है। वो कहता है कि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उनके बारे में सोचो और ऐसा मौका बर्बाद मत करो। कोस्टर्स के खिलाफ मैच वाले दिन बुचर विरोधी टीम के एक खिलाड़ी को पैसे देता है कि जल्दी से टे को मैदान से बाहर कर दे। इसी बीच गाँव में सभी रेडियो पर मैच सुन रहे होते हैं और बांदियान का नाम सुनने के लिए उत्सुक थे। मैच शुरू होते ही विरोधी टीम जोरदार हमला करती है। कुछ देर बाद टे को चोट आती है और वो बाहर हो जाता है। एक टे के बाहर होते ही बांदियान को मैदान में उतरने का मौका मिलता है और वो शानदार प्रदर्शन करता है। उसकी कुशलता से टीम जीत हासिल करती है। 1 साल बाद बुचर की दुकान पर एक लिफाफा आता है। बुब्बा उसे बुचर को देता है। पढ़ने पर पता चलता है कि फ्रांस का सेंट अगेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बांदियान को 5 साल के लिए सारे खर्चे उठाकर ट्रेन करना चाहता है। यह यूरोप के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का सुनहरा मौका था। करीम पहले चौंक जाता है, लेकिन बुचर तय कर चुका था कि बांदियान को यूरोप भेजना है। वो मानता है कि ये उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छा फैसला है। करीम चेतावनी देता है कि बिना पिता की इजाजत के भेजना ठीक नहीं होगा, लेकिन बुचर फाटा और डॉक्टर एस्प्रिन की मदद से मूसा को समझाने गाँव जाता है। मूसा कहता है कि वो चाहता था कि बांदियान गाँव में रहे, लेकिन अगर उसकी खुशी यहाँ नहीं है तो चाहे फ्रांस हो या अफ्रीका कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता की इजाजत और आशीर्वाद मिलने के बाद बांदियान अकेला फ्रांस के लिए रवाना होता है। एयरपोर्ट पर खुद को 16 साल का बताकर वो बिना किसी रोक टोक के पार हो जाता है और फ्रांस पहुंचकर एक टैक्सी लेकर स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांदियान का फैसला सही था? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।